हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाजार यानी कि मार्केट के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम समझेंगे कि बाजार का क्या अर्थ है और बाजार के कितने और कौन-कौन से रूप है, उन सभी रूपों को भी समझेंगे। और यहाँ पे हम आज की इस वीडियो के अंतर्गत बाजार का जो पहला रूप है पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन को बड़ी ही डिटेल में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बाजार के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में बात करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये दरअसल होता क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि बाजार दरअसल होता क्या है, कि बाजार का अर्थ क्या है। बाजार का अर्थ यानी कि बाजार से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र जहां पर क्रेता और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का वो क्रय विक्रय करते हैं। हालांकि जो बाजार है, बाजार किसी स्थान के संदर्भ में नहीं है। बाजार उसे कहा जाता है जहां पर क्रेता और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, वही बाजार कहलाता है। तो इस तरह से ये होता है बाजार जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय हो, वो कोई एक व्यक्ति उसे बेचे, दूसरा व्यक्ति उसके खरीदने वाला हो, तो उसे उस क्षेत्र को बाजार कहते हैं जहां पर किसी विशेष स्थान पर वो कोई भी हो सकता है, जहां पे कोई जो क्रेता और विक्रेता है उन दोनों के बीच वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय हो, लेन देन हो, तो उसे हम बाजार कहते हैं। अब हम इसके बाद बाजार के रूप यानी कि बाजार के प्रकारों को समझ लेते हैं कि कितने रूप होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बाजार के 4 रूप होते हैं मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला है पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन को आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बड़े डिटेल में समझेंगे। अगर हम चारों रूपों को बड़े डिटेल में समझेंगे तो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। तो आज हम एक ही प्रकार को समझेंगे और जो दूसरा प्रकार है वो है एकाधिकार यानी कि मोनोपोली, और तीसरा है यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और चौथा है ओलिगोपोली। तो इस तरह से ये 4 रूप है बाजार के, और आज हम समझते हैं परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन दरअसल है क्या। परफेक्ट कंपटीशन उसे कहते हैं जब क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता और विक्रेता की संख्या हर समय अधिक होगी, और परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों को प्रवेश और बाहर निकलने की पर्याप्त स्वतंत्रता होगी। यानी कि एक तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होगी, यानी कि वस्तु और सेवाओं को बेचने वाले भी अधिक होंगे और उसको खरीदने वाले भी अधिक होंगे। और दूसरा यह है कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर कोई फर्म बाजार में प्रवेश करना चाहती है, किसी कैटेगरी में वो उत्पादन करना चाहती है, तो वो स्वतंत्र है और जब चाहे वो बाजार से बाहर जा सकती है, अपने उत्पादन को बंद कर सकती है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसमें पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। और अगला है समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। यहाँ पे मिलती जुलती वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसमें रंग, गुणवत्ता, बनावट, इनमें जरा सा डिफरेंस होगा, लेकिन समान वस्तुएं यहाँ पे उत्पादित की जाती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और अगला है वस्तुओं और संसाधनों में, यानी कि वस्तु और साधनों की यहाँ पे पूर्ण गतिशीलता होती है। पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं वस्तुएं और साधन। जहां पे अधिक प्रॉफिट मिलेगा वहां पे वस्तु भी बेची जाएगी, और जहां पर संसाधन
को अधिक प्राइस मिलेगा वहां पे वो जा सकता है, वो स्वतंत्र है, पूर्ण गतिशील है और बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। यहाँ पे क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण और पर्याप्त ज्ञान होता है और यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में परिवहन लागतों का अभाव होता है। यहाँ पे जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट में परिवहन लागत को शामिल नहीं किया जाता है, तो इस तरह से परिवहन लागत का यहाँ पे अभाव होता है। और अगला है सरकार का कोई भी हस्तक्षेप, किसी भी तरह का हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं होता है, यानी कि सरकार का परफेक्ट कंपटीशन में किसी तरह का रोल नहीं होता है, किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता है। और एक यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्में है वो फर्म प्राइस टेकर होती है, यानी कि वो प्राइस को स्वीकार करती है, प्राइस को निर्धारित नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है किसी भी वस्तु और सेवाओं का वो बाजार निर्धारित करता है, बाजार डिसाइड करता है। जो बाजार प्राइस को डिसाइड करता है उसको कोई भी फर्म उसे स्वीकार करेगी। अगर वो स्वीकार नहीं करेगी तो ऐसे में जो उसकी डिमांड है वो दूसरे वस्तुओं की ओर चले जाएगी, यानी दूसरे उत्पादक के द्वारा जो उससे संबंधित जो वस्तुएं उत्पादित की जाएगी उस ओर शिफ्ट हो जाएगी डिमांड, अगर वो उस प्राइस को स्वीकार नहीं करेगा जो बाजार ने निर्धारित किया है। तो ऐसे में व्यवस्था में हर एक फर्म को जो बाजार ने किसी वस्तु और सेवा की कीमत निर्धारित की है उसे स्वीकार करना होता है। तो ऐसे में पूर्ण प्रतियोगिता में यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, उसे स्वीकार करना पड़ता है जो बाजार में कीमत निर्धारित होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में अलग अलग संदर्भ में किस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। इसमें कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो शॉर्ट रन है, शॉर्ट टर्म में है, यानी कि अल्पकाल में है, अल्पकाल में किस तरह से फर्म को प्रॉफिट होते हैं, किन संदर्भ में होते हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। अल्पकाल यानी कि यहाँ पे समय अवधि छोटी होती है, कम होती है। इस छोटी सी समय अवधि में किस तरह से एक फर्म को यहाँ पे प्रॉफिट होते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि अल्पकाल में अति सामान्य लाभ, यानी कि अति सामान्य लाभ, यानी कि जो सामान्य लाभ है, सामान्य से कहीं ज्यादा लाभ जब शॉर्ट रन में किसी फर्म को प्राप्त होता है तो ऐसे में कौन सी कंडीशन होती है। जब शॉर्ट रन में किसी फर्म को अधिक लाभ मिलता है, सामान्य से कहीं अधिक लाभ मिलता है, तो ऐसे में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से। और इसको ही हम इस संदर्भ में देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से, यानी कि जब किसी फर्म का एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, तो ऐसे में उस फर्म को सामान्य से अधिक लाभ मिलेगा, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसे प्राप्त होगा। अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो किस तरह से समझेंगे, इस तरह से कुछ इसका डायग्राम बनेगा। ये तो यहां पे क्या है, यहां पे मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, तो ऐसे में ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई और यहां पे ये एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट हो गई। तो यहां पे किस तरह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। यहां पे ये देखना होगा कि एवरेज कॉस्ट यहां पे कम है कि ज्यादा है, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या होगा, यहां पे जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट यहां पे कम होगी और जो एवरेज रेवेन्यू है या मार्जिनल कॉस्ट है वो यहां पे ज्यादा होगी। तो इस तरह से ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये
तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये P1, तो जो ये वाला पार्ट है ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये मार्जिनल कॉस्ट है ये मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, जबकि जो एवरेज कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट कम है। तो ऐसे में इस कंडीशन में किसी भी फर्म को क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। यहाँ पे सामान्य से कहीं अधिक प्रॉफिट होगा। और अगला इसमें क्या होगा, अगली कंडीशन इसमें ये होगी शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि एक कंडीशन तो ये हो सकती है किसी भी फर्म के पास वो अल्पकाल में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करे, और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि कोई भी फर्म शॉर्ट रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करे। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो प्राप्त करेगी कोई भी फर्म, उस समय क्या स्थिति होगी, उस समय किस तरह से हमारी जो कॉस्ट है वो किस तरह से ड्राइव करती है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में तो हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट ये दोनों ही बराबर होती है। यानी कि औसत आय और औसत लागत ये दोनों ही बराबर होते हैं। यहां हम ये कह सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है ये दोनों ही बराबर होती है। ये किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, ये कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा ये। तो यहां पे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ये दोनों ही बराबर है। दोनों ही जब बराबर है ये होगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट, और ये है एवरेज कॉस्ट, ये है प्राइस क्वांटिटी। तो यहां पे ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ये दोनों ही बराबर है। तो ऐसे में इस स्थिति में किसी भी फर्म को क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सामान्य लाभ होगा। अल्पकाल में ये दूसरी स्थिति है। और अगली स्थिति क्या हो सकती है, अगली स्थिति ये हो सकती है कि जब किसी भी फर्म को किस तरह से या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होने के बाद अगली स्थिति हम क्या देखी है, नॉर्मल प्रॉफिट। अगली स्थिति हो सकती है कि किस तरह से किसी भी फर्म को अल्पकाल में हानि हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अल्पकाल में किसी फर्म को हानि हो सकती है, लॉस हो सकते हैं। तो लॉस की स्थिति में अल्पकाल में क्या कंडीशन होती है, किस स्थिति में अल्पकाल में किसी भी फर्म को लॉस होता है। लॉस होगा तब जब किसी फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो, और या हम ये कह सकते हैं जब किसी फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो। तो ऐसे में इस कंडीशन में किस तरह से डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पे क्या है, यहां पे हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा है, यानी कि एवरेज कॉस्ट हमारा ये होगा, ये एवरेज कॉस्ट, और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट। तो ये यहां पे किस तरह से जो ये है ये हमारा लॉस होगा, ये हमारा लॉस होगा, क्योंकि यहां पे किस तरह से एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये कम है। तो ऐसे में यहां पे जो इतना भाग है ये लॉस है। तो ये अल्पकाल में इस स्थिति में किसी भी फर्म को लॉस होगा, यानी कि हानि होगी जब यहां पे मार्जिनल कॉस्ट यहां पे कम हो और एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लॉस होगा।
और यहाँ पे जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या था, यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा थी और एवरेज कॉस्ट कम थी, और इस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। और नॉर्मल प्रॉफिट में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ये दोनों ही बराबर थे। तो इस तरह से ये शॉर्ट रन में यहाँ पे इन संदर्भों में किसी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस देखे जाते हैं। तो इस तरह से कई बार ये देखा जाता है कि किस तरह से यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह से शुद्ध प्रतियोगिता होगी। तो शुद्ध प्रतियोगिता ऐसी स्थिति में होगी जब मार्केट में कोई भी एकाधिकार मौजूद ना हो। जब तक एकाधिकार मौजूद होगा बाजार में, तब तक हम शुद्ध प्रतियोगिता नहीं कह सकते हैं। और दूसरा ये कि किस तरह से जो अल्पकाल में जो फर्म है वो उद्योग को नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि अगर अल्पकाल में कोई फर्म छोड़ती है तो उसे ज्यादा लॉस होंगे, क्योंकि जो स्थिर लागत है किसी भी उत्पादन को शुरू करने में, वहां पे स्थिर लागत होती है, कुछ परिवर्तनशील लागत होती है। तो ऐसे में अगर अल्पकाल में कोई फर्म छोड़ के चले जाएगी तो उसे बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि उसकी स्थिर कॉस्ट लगी हुई है, उसकी फिक्स कॉस्ट लगी हुई है। अगर वो फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं करेगा तो उससे लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी फर्म अल्पकाल में छोड़ करके बाजार से चली जाती है तो ऐसी स्थिति में तो उसे जो हानि वो उसे स्थिर लागतों के बराबर उठानी पड़ेगी, क्योंकि स्थिर लागत उसकी लगी हुई है, वो रिकवर नहीं हुई है। अगर वो फर्म वो मार्केट में बनी रहती है, यानी कि वो उत्पादन को कंटिन्यू करती है, तो किस तरह से वो उत्पादन करते हुए जो स्थिर लागत लगी हुई है उस स्थिर लागत का थोड़ा बहुत भाग वो प्राप्त करती रहेगी। यानी कि जब वो थोड़ा बहुत भाग वो उससे रिकवर करेगी उत्पादन के दौरान, जो स्थिर कॉस्ट है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ऐसे में क्या होगा, जो उसकी हानि है वो कम होती चली जाएगी। तो ऐसे में अल्पकाल में कोई भी फर्म उद्योग को नहीं छोड़ती है, वो मार्केट से नहीं जाती है। अगर वो जाती भी है, यदि अल्पकाल में कोई फर्म मार्केट को छोड़ती भी है तो किस कंडीशन में छोड़ेगी, जब कोई फर्म परिवर्तनशील लागत को भी पूरा ना करती हो। यानी कि एक तो होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील कॉस्ट। जब कोई फर्म उत्पादन के दौरान जो वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर का जो मजदूरी है, और भी तमाम प्रकार की जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर कोई फर्म उसको भी पूरा नहीं कर पाती है शॉर्ट रन में, तो ऐसे में इस स्थिति में ही कोई भी फर्म वो किस तरह से मार्केट से वो चली जाएगी, यानी कि वो उत्पादन को बंद कर देगी। क्योंकि अनावश्यक हानि हो रही है यहाँ पे। एक तो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो तो रिकवर हो ही नहीं रही हो तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही है। तो ऐसे में अनावश्यक हानि से बचने के लिए वो उत्पादन को बंद कर देगी। तो इस तरह से जो अल्पकाल है, जो शॉर्ट रन में ये देखा जाता है कि जब कोई फर्म वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करती है तो वो उत्पादन कंटिन्यू करती है। अगर वो वेरिएबल कॉस्ट को ही, यानी कि परिवर्तनशील लागत को ही रिकवर नहीं कर पाती है, तो ऐसे में वो उत्पादन को बंद कर देती है, वो उत्पादन से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये अल्पकाल में होता है। अब हम इसके बाद परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग रन की स्थिति को देखते हैं कि किस तरह से लॉन्ग रन में कोई फर्म जब उत्पादन करती है तो किस तरह से उसे प्रॉफिट होते हैं। जो फर्म लॉन्ग रन में संतुलन की स्थिति में तब होती है जब वो कीमत औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। जब उसकी जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में वो संतुलन की स्थिति में होती है दीर्घकाल में। और दीर्घकाल में क्या होता है, लंबी अपने आप में समय अवधि होती है। इस लंबी समय अवधि में हर एक साधन को अपने अनुसार वो अपने उत्पादन के अनुसार वो घटा बढ़ा सकती है। और किस तरह से यहाँ पे
लॉन्ग रन अपने आप में इतना लंबा समय होता है कि यहाँ पे हर एक फर्म सामान्य लाभ प्राप्त करेगी और संतुलन की स्थिति में तब होगी जब कीमत एवरेज कॉस्ट के बराबर हो। क्योंकि यदि कीमत औसत लागत से अधिक होगी तो ऐसे में फर्म को सामान्य से अधिक लाभ मिलेगा, और यदि कीमत औसत लागत से कम होगी तो फर्म को हानि होगी। तो यहां पे यह देखा जाता है कि किस तरह से प्राइस और एवरेज कॉस्ट है, इनमें किस तरह से रिलेशन है। अगर कीमत हमारी एवरेज कॉस्ट से अधिक होगी तो यहां पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और अगर कीमत यहां पे एवरेज कॉस्ट से कम होगी तो ऐसे में लॉस होगा। लेकिन लॉन्ग रन में किसी भी फर्म को यहां पे सामान्य लाभ प्राप्त होता है, यानी कि संतुलन की स्थिति में तब होती है जब यहाँ पे कीमत और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होती है। तो ऐसे में उसे सामान्य लाभ होगा। तो सामान्य लाभ किस तरह से होता है? सामान्य लाभ कुछ इस तरह से होता है जहां पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ये दोनों ही बराबर होती है। तो इस स्थिति में यहाँ पे ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो किसी भी फर्म को लॉन्ग रन में यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि कीमत एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगी, तो ऐसे में बहुत सारे जो फर्में हैं वो एंटर करेगी, जिससे कि वो जिसका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है उसको वो मिनिमाइज कर देगी, यानी कि वो फिर से नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेगी। और यदि कोई फर्म लॉस में जा रही हो, यानी कि किसी फर्म को लॉस हो रहा हो, लॉस किस कंडीशन में होता है? जब कीमत एवरेज कॉस्ट से नीचे होती है, तो ऐसे में वो उत्पादन को बंद कर देगी, और या फिर कंटिन्यू करेगी किस तरह से, तो वो आगे चलकर वो नॉर्मल प्रॉफिट में आती है। तो इस तरह से जब हानि होगी तो हानि की स्थिति में थोड़ा कंपटीशन कम होगा, तो वो अपने आप को किस तरह से सर्वाइव करते हुए वो नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंच जाएगी। और अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो अन्य फर्में एंटर कर जाती है, जिससे कि हर एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से लॉन्ग रन में अपने आप में लंबी समय अवधि होती है और यहाँ पर हर एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत परफेक्ट कंपटीशन को समझा है। परफेक्ट कंपटीशन को हमने डिटेल में जाना कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या विशेषताएं होती है, किस तरह से शॉर्ट रन में इनको प्रॉफिट मिलते हैं, किस किस कंडीशन में किस किस तरह के प्रॉफिट होते हैं, किस तरह से लॉस होता है, और लॉन्ग रन में किस तरह से इन्हें प्रॉफिट होता है, किस तरह से संतुलन होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मार्केट के अंतर्गत मार्केट का अर्थ, मार्केट के रूपों को समझा, और एक यहाँ पे जो पहला प्रकार है परफेक्ट कंपटीशन, उसको बड़े डिटेल में समझा है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।